हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने 30 प्रश्नों के रूप में यहाँ पे समाहित किया हुआ है। तो ऐसे भी प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और ऐसे भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं रहती हैं। तो कहीं न कहीं ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि जीके, जीएस और करंट अफेयर इन तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें, हर एक प्रश्नों के डिटेल भी हम देखेंगे। और डिटेल देने का जो कंटेंट है मैंने खुद तैयार किया है, खुद मेहनत किया है कंटेंट पे दोस्तों। और इन सारे कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने मैपिंग के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। तो कहीं न कहीं क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि भारत में नया संसद भवन किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है? बिमल पटेल, हर्बर्ट बेकर, राम बी सोतार या हमीर लाहौरी। तो आपको बता दें, जो भारत का नया संसद भवन है बच्चों, ये किसके द्वारा किया गया है? बिमल पटेल के द्वारा ये क्या किया गया है दोस्तों? डिजाइन किया गया है। अब बात आती है हर्बर्ट बेकर की, हमीर लाहौरी की। तो आइए इनसे रिलेटेड और हम बात कर लेते हैं कि भारत के जैसे आपका ताजमहल हो गया, आपका जो है विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, ठीक है, संसद भवन हो गया, पुराना संसद हो गया, ठीक, राष्ट्रपति जी का जो भवन है, ताजमहल जो है, इन सबको डिजाइन किसने किया है? आइए मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये भारत का नक्शा देख सकते हैं और अगर बात कर लें तो पहला आपका आता है ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ता है। ताजमहल की बात करें तो उस्ताद अब्दुल हमीर लाहौरी ने जो है ताजमहल को डिजाइन किया है। अगर बात कर लें बच्चों, कोलकाता में पड़ता है, विलियम एमर्सन के द्वारा डिजाइन किया गया है आपका विक्टोरिया मेमोरियल। कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगला आपका आता है सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा जो है पुरानी संसद भवन जो है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। और नई संसद भवन की बात कर लें तो बिमल पटेल के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला आपका आता है बच्चों, जो आपका राष्ट्रपति का जो भवन है, ठीक है, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये भी नई दिल्ली में है। और इसको डिजाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने जो है पूरी जो राष्ट्रपति भवन है इसको डिजाइन किया था। तो कहीं ना कहीं कुछ नया कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? रेगुलेट एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, या 1793 के द्वारा चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, 1873 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। तो ये किया गया था किसके द्वारा भैया? ये 1833 का जो है चार्टर्ड एक्ट है, इसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल का जो पद था स्थापित किया गया था, लेकिन उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी रेगुलेट एक्ट 1773 ये कहता है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल के पद पर स्थापित हैं, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्या कहता है कि ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दोहरी नियंत्रण स्थापित किया गया है, लेकिन गवर्नर जनरल के पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये कहता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला आपका आता है 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। 1793 का जो चार्टर्ड अधिनियम है, ध्यान रखिएगा, कंपनी के चार्टर्ड को नवीनीकृत किया गया, लेकिन मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखा गया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्विक लाइम, जिसे हम अनबुझा सोना कहते हैं, का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaO होता है। क्या होता है? CaO जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्विक लाइम, जला हुआ चूना या बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। किसे? कैल्शियम ऑक्साइड को। और यह जल में अभिक्रिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है
ब्रैकेट में OS2, ठीक है। इसे जलयोजित चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो सिंधु सभ्यता की जो है शब्द का जो प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे वो जॉन मार्शल थे। कौन थे भैया? जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है इसका जो अवधि काल माना जाता है वो कब माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता का जो है अवधि काल माना जाता है। और इस सभ्यता का मुख्य रूप से अपनी महान शहरी योजनाओं और सीवेज प्रणाली यानी जो नाली की प्रणाली थी और शहरी योजना जो था इसके लिए ये जानी जाती है। चीज ध्यान रखिएगा। राखलदास बंदोपाध्याय को मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किया था, यानी राखलदास ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया था, जबकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज किया था। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था? कृत सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता या रोमन सभ्यता? तो ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है वो आपको माना जाता है कौन सा? मिस्र की जो सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, कौन सी सभ्यता भैया? मिस्र की जो सभ्यता थी, मिस्र की, ये जो है हड़प्पा के समकालीन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, कच्ची खारीक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित रखता है? तो ये रखता है भैया कहाँ से? गुजरात से संबंधित रखता है। कहाँ से भैया? गुजरात से जो है कच्ची खारीक को जो जीआई टैग मिला है ये गुजरात से संबंधित रखता है। अब आइए कुछ और जीआई टैग के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और मैप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम बात कर ले बच्चों, तो पहला आपका आता है कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का केसर जो है ये सबसे प्रचलित है। कश्मीर जो है केसर के लिए जाना भी जाता है। तो कश्मीर की जो केसर है जो कृषि उत्पादक के अंतर्गत आता है, इसे जो है क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के ध्यान रखिएगा, सनौर का जो घी होता है उसे जीआई टैग मिला गया है। कहाँ का है सनौर का घी? ध्यान रखिएगा, ये आपका राजस्थान का है। अगला आपका आता है बच्चों कि महाराष्ट्र। ठीक है, अल्फांसो आम जो है, जो महाराष्ट्र की है, अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला है। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, केरल के जो काली मिर्च है, मालाबार की जो काली मिर्च है केरल की, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और इसके साथ अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश के सीताफल को जो है जीआई टैग दिया गया है। और सबसे पहला जो जीआई टैग माना जाता है दिया गया था किसे? दार्जिलिंग चाय को दिया गया है। ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी शहद को जो है क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। आपके दिमाग में अगर आपने पिक्चर भी देखा तो कहाँ से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 12? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है ये सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर को समानता से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ 16 के साथ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं भारतीय संविधान के जो और अनुच्छेद हैं किस भाग से रिलेटेड रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कई पार्ट में इसे, जब भी आपके अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे तो उसमें हम पूरे अनुच्छेद और उनके जो है भाग हैं उसे कवर करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे भाग 1 से 5 तक के बारे में। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। ये अनुच्छेद कितने में है? 1 से 4 के बीच में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा आता है भाग द्वितीय, जिसमें जो है आपका सिटीजनशिप, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में बताया गया है। भाग 3 में बात करें तो मौलिक अधिकार बताया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 4 में बात करें, भाग 4 में निर्देश सिद्धांत के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद 4A जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड रखता है, ये 51A में दिया गया है। और इसके बाद आता है भाग 5 में जो संगठन है, जिसमें आपका अध्याय 1 में कार्यकारी आता है, अनुच्छेद 52 से 78 तक।
ठीक है। इसके बाद जो है अध्याय 2 में संसद आता है आपका, ठीक है, 79 से कितना 122 तक। राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति आती है 123 में। संघ न्यायपालिका आता है आपका अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में। और अध्याय 5 में जो है भारत के नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक हैं 148 से लेकर 151 के बीच में ये आते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक मानी गई है? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ मानी गई भैया? मिजोरम में मानी गई है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है भारत की जनगणना की जो है के बीच में। तो भारत की जो जनगणना है, ध्यान रखिएगा, ये 2011 जनगणना के अनुसार जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? जो जनगणना हुई थी तो ये 1872 में इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है। नियमित जो जनगणना मानी जाती है 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ अगर हम बात कर लें भैया कि पहली बार आधुनिक विश्व जनगणना करने वाला देश कौन था, तो ये स्वीडन था। कब किया था? 1749 में, ठीक है। और अमेरिका की बात कर लें तो 1790 में। 10 की जनगणना की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी, मिजोरम में। ध्यान रखिएगा महिलाओं की जो साक्षरता दर है प्रभावशाली, वो कितना है? 89.27%, ठीक है। आई बात समझ में? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी है? बताइए कौन सी है? सिलवासा, पौंडीचेरी, कवरत्ती या दमन? तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी है? दमन जो है ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की क्या है? राजधानी है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी के बारे में। तो अंडमान निकोबार की बात कर लें तो पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, ध्यान रखिएगा। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का दमन है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली है, ठीक है। पंडुचेरी की बात कर लें तो पंडुचेरी है। लक्षद्वीप की बात कर लें तो कवरत्ती है। और लद्दाख की बात कर लें तो लेह है। बात आई समझ में? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकों को 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है भैया? ये बिरजू महाराज को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर जो है हम जाएंगे किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि गद्दी पे कौन बैठा था तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गद्दी पे बैठे थे। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। अब आइए इससे रिलेटेड मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें प्रिंस जौना के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये 1324 में दिल्ली के सुल्तान बने हैं और वह अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने में अपने विनाशकारी निर्णय के लिए जाने जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अपने विनाशकारी निर्णय के लिए कौन जाने जाते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सी चीज के लिए? उन्होंने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से देवगिरी जो है स्थानांतरित किया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था, जिसने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया। और मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजा भी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि धनवानों का राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे भैया? ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि उसने क्या किया था? 1330 से लेकर 1332 ईस्वी में कांस्य के सांकेतिक मुद्रा चलवाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और प्रत्येक कांस्य के सिक्के का मूल्य चांदी के सिक्के की टका के समान था। और इसके इसीलिए क्या हुआ था बच्चों कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो ये फैसला था सांकेतिक मुद्रा वाला सॉरी, ये विफल रहा था, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभांकर है? बताइए। हिम तेंदुआ, हेगुल, मारखोर, रेड फ्रॉक्स। तो ये कौन था भैया? ये थे आपका जो है हिम तेंदुआ जो है ये खेलो इंडिया विंट्स गेम का 2024 का जो है क्या था? शुभांकर था। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग एक दिशी या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? वाटमीटर का,
हाइग्रोमीटर का, अमीटर का या पायरोमीटर का, बताइए। तो ध्यान रखिएगा ये किया जाता है किसके लिए भैया, अमीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। ठीक है, किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे। बात कर लेते हैं जो है इससे कुछ फैक्ट के बारे में। तो कौन सा मीटर किसके लिए उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा एमीटर की बात कर लें तो यह एक एमीटर का वह उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। वाट मीटर की बात कर लें तो वाट मीटर किसी दिए गए विद्युत परिपथ के विद्युतीय सक्रिय शक्ति का वाट मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर की बात कर लें तो हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग मौसम विज्ञान में वायु में उपस्थित आर्द्रता या जल वाष्प की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। और पायरोमीटर की बात कर ले तो पायरोमीटर एक प्रकार का सुदूर संवेदी थर्मामीटर है जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अगर मुझे केवल प्रश्न और आंसर देना हो तो मैं पर डे कहूँ तो 100 से 200 प्रश्न पर डे करा सकता हूँ, क्योंकि इतना प्रश्न मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, अगर आप प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी देख ले रहे हैं तब थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आई, हाँ ये चीज़ हो सकता है, समझ में आया। ठीक है, तो मेरे पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप, अगर मैं 20 ही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ तो 20 प्रश्नों से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताते जाऊँ। ठीक है, केवल 20 प्रश्न ना समझे आप, उस पूरे 20 प्रश्न में कम से कम 50 से 60 प्रश्नों को भी आप कवर करते जाए। ये प्रश्न बताइए कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी के तट पर विकसित हुई थी, माही, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, यमुना। तो वैदिक सभ्यता ध्यान रखिएगा ये सरस्वती नदी के तट पर क्या हुई थी, विकसित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पैरावैगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल के स्तर पर स्थित है, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, तापमंडल, बताइए। तो ध्यान रखिएगा पैरावैगनी जो विकिरण है ये अवशोषित करने वाली ओजोन परत जो है ये कहाँ पे स्थित है लल्ला, ये समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ, सी के साथ जाएंगे। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि हवाई जहाज जो उड़ता है, ठीक है, हवाई जहाज जो उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है, बारिश होता है ये किस मंडल में होता है, उल्कापिंड जो है ये किस मंडल में आते हैं। ठीक है, जो आपके सैटेलाइट हैं ये किस मंडल में है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात कर लें लल्ला तो ध्यान रखिएगा जो क्षोभ मंडल है, बारिश आपका कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है। जो पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होती है आपका 8 से लेकर 18 किलोमीटर। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात कर ले लल्ला जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद का जो मंडल होता है इसे हम समताप मंडल कहते हैं। जो आपके हवाई जहाज वगैरह है, पैरासूट वगैरह कह सकते हैं, हवाई जहाज वगैरह, ये आपके किस मंडल में है भैया, ये समताप मंडल में है। आई बात समझ में, कौन से मंडल में, समताप मंडल में है। अब इसके बाद अगर बात कर लें मध्यमंडल, तो मध्यमंडल में क्या है भैया, उल्का पिंड वगैरह जो है 50 से 800 किलोमीटर की दूरी पर, 80 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपके उल्का पिंड जो गिरते हैं। और इसके बाद जो आयन मंडल होता है जिसमें आपका सैटेलाइट होता है ये 80 से 600 किलोमीटर के बीच में होते हैं, ये आपके आयन मंडल होते हैं। इसके बाद जो आपका सबसे ऊपर होता है वो होता है आपका वायुमंडल। ठीक है, जिसकी मानी जाती है दूरी पृथ्वी से 640 किलोमीटर के ऊपर। आई बात समझ में, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में अगर कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया, तो लल्ला ध्यान रखिएगा इसमें पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ जाएंगे। टार्टरिक जो अम्ल है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C4, क्या होता है भैया आपको बता दें, C4, ठीक है, H6O6, ये इसका क्या है, रासायनिक जो है फार्मूला है। आप देख सकते हैं ये जो आपका टार्टरिक अम्ल होता है ये कार्बनिक अम्ल है और ये क्रिस्टली सफेद ठोस होता है। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है या पानी में घुलनशील होता है। अगला पॉइंट है कि यह कई तरह की सब्जियों और फलों में पाया जाता है, जैसे अंगूर में पाया जाता है, ठीक है, केले में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है और इमली में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल ध्यान रखना लल्ला कि खाद्य के उद्योग में स्वाद बढ़ाने के एजेंट और योजक के रूप में किया जाता है, किसका, टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, अम्ल का।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैवमंडल का हिस्सा है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखना ये नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगम सही है? रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, विष्णुगंगा और धौलीगंगा। तो कर्णप्रयाग आपका विष्णुगंगा और धौलीगंगा ये आपका गलत है, तो केवल ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम माना जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी हम देखते हैं। विष्णु प्रयाग जो है यह विष्णु गंगा और धौलगिरी गंगा नदियों का संगम है। नंद गंगा की बात करते हैं अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम है। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडर गंगा नदियों का संगम है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी है, ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है ये क्या किया गया, शुरू किया गया है। अब आइए हम देख लेते हैं वित्त मंत्रालय की मंत्री कौन है, आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है, आपका अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके मंत्री कौन है आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। वित्त मंत्री की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये और कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात कर लें तो शिवराज जी हैं, जो पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के थे। रेल मंत्री की बात कर लें तो अश्विनी वैष्णव जी है रेल मंत्री। बहुत अच्छी और बड़े ही सुचारू रूप से इस समय रेल मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है और बहुत ही अच्छी से विकसित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आवास और शहरी मामलों की जो मंत्रालय है, ये मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान रखिएगा ये कहाँ के थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले। इसके बाद आते हैं शिक्षा मंत्रालय, जिसे हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से पहले जानते थे। ये कौन सा है, ये शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी इसके क्या है, जो है मंत्री हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची विषय सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिमान के रूप में, ठीक, ये भी आपका सही है। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो 9वीं अनुसूची है ये राज्यों की परिषद की सीटों का आवंटन करती है, ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ भैया, हम जाएंगे जो है डी के साथ। ठीक है, डी के साथ जाते हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 9वीं अनुसूची में है क्या। तो 9वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में 1951 में पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों, जमींदारों प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों और विनियमों के संदर्भित करती है अनुसूची 9वीं। आई बात समझ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उससे रिलेटेड पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या बताया गया है। तो पहली अनुसूची से लेकर 6वीं अनुसूची तक हम देखेंगे। तो पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का वेतन है। तीसरी अनुसूची में ध्यान रखिएगा शपथ और प्रतिज्ञान रूप है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों जो आवंटित किए जाएंगे, ये चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का प्रावधान नियंत्रण है। 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। इसकी ये विशेषता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किस नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार के। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को जो है किससे नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। प्रोटॉन की जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। न्यूट्रॉन के कौन है, जेम्स चैडविक है।
नाभि के कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं। परमाणु के कौन है? डेमोक्रिट्स हैं। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न बनते हैं यहाँ से, आपके वैज्ञानिक पूछ सकता है। ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के विद्युत धनात्मक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ जाता है फिर घट जाता है, पहले घट जाता है या फिर बढ़ जाता है? तो ये क्या होता है भैया, ध्यान रखना, ये घट जाता है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तहकीक ए हिंद की पुस्तक के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? अल बरूनी है। कौन है भैया? अल बरूनी है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? सी के साथ। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, अल बरूनी कौन थे? तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। यह भारतीय इतिहास के साहित्यिक विदेशी सूत्रों में से एक है। आपको बता दें कि यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसमें इन इंक्वायरी इनटू इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इस ग्रंथ को। तहकीक ए हिंद मध्ययुगीन भारत और संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अमीर खुसरो हैं इनके बारे में, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में, अब्दुल रज्जाक के बारे में। तो मुख्य रूप से हम जानेंगे पहले अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अबुल हसन था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो का जो है असली नाम क्या था? अबुल हसन था। ये प्रश्न पूछा गया है। अमीर खुसरो भारत का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो को प्रश्न पूछा गया है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तूती हिंद के नाम से इनको जाना जाता था अमीर खुसरो को। उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी का विजय का विवरण किया है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जियाउद्दीन बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बात करें, जियाउद्दीन बर्नी आधुनिक उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। उन्हें तारीख फिरोज शाही लिखने के लिए जाना जाता है। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। अब्दुल रज़ाक के बारे में बात करें तो अब्दुल रज़ाक के बारे में, तो अब्दुल रज़ाक एक फारसी यात्री थे। वह मंदिरों, बगीचों और महलों के भरे विजयनगर का वर्णन इन्होंने किया था। किसने? अब्दुल रज़्ज़ाक ने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी, सॉरी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है, ध्यान रखना, ये कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी लल्ला? महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगम ने 31 मार्च 1867 को मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मिशन की बात कर लें तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय हैं। चिन्मय मिशन चिन्मयानंद सरस्वती हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगम है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ जो है ये क्या था? ये आपका प्रांतीय जो है केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है वह रक्त वाहिका जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका? फुफ्सिक धमनी। ठीक है, फुफ्सिक धमनी क्या है? इसमें क्या है कि इसमें जो है ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। बात आई समझ में? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कारगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित रखता है? बताइए कारगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित रखता है? तमिलनाडु से, राजस्थान से, असम से, या जो है हरियाणा से? तो ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु से जो है क्या रखता है? ये संबंध रखता है। अब दोस्तों मैप के माध्यम से हम फिर से समझेंगे कि कौन से राज्य का नृत्य क्या है। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा की। तो झूमर, फाग नृत्य, धमाल और खोरिया नृत्य कहाँ का है? ये हरियाणा का है। आप ठीक है। दूसरा आपका जो है, आप मैप भी देख सकते हैं, ये ग्रीन पोर्शन किसका है? हरियाणा का है। ब्लू आपका जो है ये राजस्थान का है। घूमर के लिए राजस्थान जाना जाता है। प्रश्न काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कालबेलिया, भवई, शरीर नृत्य कहाँ का है? ये सब आपका राजस्थान का है।
ठीक है। झोरी, झाली, छारही, धामन, छापली, ये सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है। बिहू जो है असम का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। बिहू कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। झूमर भी होता है यहाँ पे, मगरुम्मा भी होता है कहाँ पे? आपके जो है असम में। ठीक है। करागम, भरतनाट्यम, कोलट्टम, कुम्मी। भरतनाट्यम काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बात कर लेते हैं लल्ला अगले प्रश्न की। नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो महिला जो रेजिमेंट था उसका नाम ध्यान रखना लल्ला, रानी झांसी रेजिमेंट था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? धौलावीरा में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं लल्ला? धौलावीरा में पाए गए हैं। आपको बता दें हड़प्पा स्थल की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, स्थल को। यह भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, और दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक। बात कर लेते हैं लल्ला अगले प्रश्न की। उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ, जिनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध किससे है लल्ला? तबला से है। ठीक है। किससे है? तबला से है। ठीक है। इनको आपको बता दें कि यह उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े पुत्र हैं, जिन जो तबला वादक हैं। इन्हें जो है क्या क्या मिला है? तो इन्हें 1988 में, ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या हुआ? 1988 में जो है, ध्यान रखिएगा लल्ला, पद्मश्री से, और 2002 में क्या मिला? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1990 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। किसे? उस्ताद जाकिर हुसैन को। ठीक। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगवेनी नाथ कर दिया गया है? अजगवेनी नाथ कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे है स्थित अल्लाह? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। अब कुछ फैक्ट को हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, बदले गए जो महत्वपूर्ण करंट अपडेट है उनको आइए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेन जो वंदे भारत थी, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। जो ट्रेन 18 थी। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है। केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। पुरानी संसद भवन जो है संविधान संसद भवन सदन के नाम से जाना जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अल मिनहाद जो सऊदी अरब का शहर है, इसे हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। अहमदनगर को अहिल्याबाई नगर के नाम से जाना जाएगा। मोपो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। और इन पूरे प्रश्नों को, जो जितने प्रश्न हम करा रहे हैं, इन 35 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू की है? दिल्ली, पटना, बेंगलोर, हैदराबाद। तो ये कहाँ पे शुरू किया भैया? तो ध्यान रखना, ये किया है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? सुंदर पिचाई है। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 4 दिसंबर 1998 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है, कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो है बेंगलोर में खोली गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं। भारत में पहली बार सोलर सिटी सांची में बना है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगा है। दुनिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल बना है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बना है? हैदराबाद में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बना है? दिल्ली में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चली गई? कोलकाता में। भारत का पहला यूनिटी हॉल जो है उज्जैन में। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड में है। भारत का पहला संगीत शहर कौन है? ग्वालियर है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से बता रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी बच्चों? टेलीग्राम पे। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ध्यान रखना लल्ला, ये किसने शपथ ली है भैया?
ये हैं आपके जो है जस्टिस संजीव खन्ना जी। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, अब हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान भाग 5 में आर्टिकल में दिया गया 124 147 के बीच में। ठीक है, निर्णय पर पुनर्विचार आर्टिकल 137 में है। ठीक है, रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है, देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भैया, एच.जे. कानिया थे। मोहम्मद हिब्बुल्लाह के इकलौते ऐसे व्यक्ति जो देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी रह चुके हैं। ये चीज प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे पहले कौन से व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई थे। तो ये मोहम्मद हिब्बुल्लाह थे। ठीक है, आई बात समझ में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है कहाँ पे। तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ है लल्ला, ये कहाँ हुआ है, हरियाणा में हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ है भैया, हरियाणा में हुआ है। आइए कुछ और हम संग्रहालय देख लेते हैं। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पे हुआ है ओपन, वाराणसी में। वंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र वाशिम में। भारत की पहली समुद्री संग्रहालय कहाँ पे, लोथल गुजरात में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे, हरियाणा में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पे है, कर्नाटक में। और भारत का पहला रेल संग्रहालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। दोस्तों आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।